तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड एक जो बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम जो आप सभी अक्सर फेस करते हैं, और मैंने भी स्टार्टिंग के टाइम में बहुत फेस की थी, और काफी सारे मैसेजेस भी मुझे टेलीग्राम पे उस रिगार्डिंग मिले थे। तो उसी के ऊपर खासकर ये वीडियो है कि मेंस के अंदर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उस समय क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। और अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, और अक्सर वो मिस्टेक्स क्या होती हैं, रिपीट होती जाती हैं और हमारे नंबर नहीं बढ़ पाते हैं। उसके लिए ये कुछ एनालिसिस है जो कि मैं आज करके लाया हूँ, और काफी सारी कॉपीज को इवेल्युएशन करने के बाद में ये पूरा एनालिसिस है। तो लेट अस मूव ऑन। सो कॉमन मिस्टेक्स दैट एन एस्पिरेंट कमिट्स while राइटिंग आंसर्स। तो एक तो वो कैटेगरी होती है कि 60 to 80 हमारे मार्क्स पहुंच रहे हैं। एक कैटेगरी होती है कि 80 to 100 हमारे पहुंच रहे हैं, और फिर 100 प्लस आने लग जाते हैं। तो 100 प्लस जिसके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके आंसर्स काफी अच्छे हैं, उन्हें जो सेल्फ असेसमेंट है वो अपना कर सकते हैं। और जो 60 से 80 के बीच में होवर करते हैं, जब मार्क्स, जब हमारे मार्क्स बढ़ते नहीं है, तो हमें काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए जहां से मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज के लिए हम देखते हैं कि क्या इसमें जो है 60 to 80 वाली कैटेगरी के लिए इश्यूज आते हैं। तो इसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो ये होती है कि एक तो आपका कंटेंट, और दूसरा आपका डिमांड को सेटिस्फाई करना। इसके साथ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी कि ये डिमांड का सेटिस्फेक्शन आखिर होता क्या है। अक्सर टॉपर्स भी बोलते हैं, और तो इसमें मैंने कुछ आंसर लगा दिए हैं साथ में अटैचमेंट के रूप में, उनको हम देखेंगे। तो अक्सर हम क्या करते हैं, डिमांड को पूरा का पूरा मिस कर जाते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या था और हम क्या लिख के आ रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने गलत डिमांड को एड्रेस किया है, और हम ये सोचते हैं कि हमारा आंसर तो ठीक ही था, फिर मार्क्स कटे क्यों। या फिर क्या होता है कि हम क्वेश्चन में अलग अलग डिमांड्स में से कुछ पार्शियल डिमांड को ही सेटिस्फाई कर पाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, हमने सिर्फ एक पार्ट को एड्रेस किया, दूसरे को छोड़ दिया, या फिर एक पार्ट को इतना ज्यादा एड्रेस किया और दूसरे वाले के लिए स्पेस नहीं बचा और उसको एक दो लाइन में लिख के खत्म कर दिया, है ना, या फिर हम उसको लिख ही नहीं पाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती है। दूसरा ये है कंटेंट। समटाइम्स क्या होता है, कंटेंट हमारा जेनरिक नेचर का हम लिखते हैं। हमें ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है। अब कोई आपसे पूछेगा कि आप हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम बताओ, तो उसमें आप लिखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। ये लास्ट वाला एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, लास्ट वाली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। तो वहां क्या है, कंटेंट वो जेनरिक हो गया है, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसके साथ एग्जैक्ट फिगर्स कुछ मेंशन करने होते हैं। एक ये इशू आता है। फिर डायमेंशंस का कवरेज बहुत कम होता है। जैसे हम एक एक चीज के बारे में लिखते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम लिख देंगे, अगला पॉइंट भी उसी से रिलेटेड लिख देंगे कि वहां पे जो है आईसीयूज नहीं बन रहे हैं, फिर दोबारा लिख देंगे कि वुमेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है। तो वो 10 पॉइंट हमने क्या लिख दिए, उसी चीज रिलेटेड लिख दिए। बट हमें डायमेंशंस को क्या है, एक्सपेंड करना है। जैसे हॉस्पिटल्स का अगर केस आया, मेडिकल सेक्टर का कोई क्वेश्चन आ रहा है और चैलेंजेस पूछे, तो हमें लिखना है डॉक्टर पेशेंट रेशियो हम लिख देंगे। फिर हम लिख देंगे मेडिकल कॉलेजेस पे हम चले जाएंगे कि वो कम है। फिर हम लिख देंगे कि जो ये कह सकते हैं कि हम जो इंटीग्रेशन है, जैसे आयुष का और जो एलोपैथिक है ना, होम्योपैथिक है, वो इंटीग्रेशन भी जरूरी है। तो हमने अलग अलग डायमेंशंस को कवरेज किया यहाँ पे, है ना। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, तो अलग अलग डायमेंशंस कवर हो रही हैं यहाँ पे। फिर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द आंसर, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में फीमेल्स बहुत ज्यादा क्या है, इंक्रीज हो रही हैं पास्ट कुछ ईयर्स में, तो इसको आपको बताना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कुछ एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट लिख देंगे कि फीमेल जो है एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उनके साथ जो है शोषण हो रहा है, उनको डेली वेजेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, अगर वो, है ना, तो इस तरह से लिख देंगे। कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो कि इसको पॉजिटिव वे में भी लिख सकेंगे कि उनके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, उनके पास क्या हो रहा है, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, उनका सोशल डिग्निटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो अब खुद कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना। इस तरह से क्या है, दो पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स पे लिखना है, और बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि जब आप इम्पैक्ट्स लिखें, कुछ पॉजिटिव लिखें और कुछ नेगेटिव लिखें, और साथ साथ में उनको
हेडिंग्स डाल के लिखें कि पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। फिर नैरोवर अप्रोच इन क्वेश्चन। नैरोअर अप्रोच का मतलब क्या है कि हम जब भी किसी क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अंदर कोई भी उसकी डिमांड को एड्रेस करते हैं, तो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा ही क्या लेते हैं, हम छोटा सा हिस्सा ही उसको एड्रेस करते हैं। जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, अगर ये कहीं भी क्वेश्चन आता है तो अक्सर हम नेगेटिव पॉइंट्स ही लिख के आते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ही लिख के आते हैं। बट एक अच्छा एस्पिरेंट क्या करता है, उसको एक पॉजिटिव नोट के साथ भी देखता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की क्या है रिलेशंस अच्छे हो जाएं तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड में बहुत हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे फिर सेंट्रल एशियन रीजन से, ना। ईरान ईरान वाला जो रूट है चाबार पोर्ट से होके वो जैसे घूम के जाते हैं, उसकी जगह डायरेक्ट कनेक्टिविटी आएगी। दूसरा क्या है, हिंदू कुश रीजन, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो रीजन है ये वाला, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम जॉइंट बेसिकली जो हिमालयन रीजन की भी हम इसमें बात करें, जो ऊपर का जो ये नॉर्थ वाला जो एरिया आता है इसके अंदर, जो जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पोल कहते हैं, ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स जहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, अभी डिप्लीट हो रहा है वो रीजन धीरे धीरे, नॉट डिप्लीटिंग बेसिकली, जो है डिग्रेड हो रहा है। तो वहां क्या कर सकते हैं, जॉइंट एफर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा इसके लिए जॉइंट कमिटीज भी बनती हैं। तो ये सब पॉजिटिव अप्रोच भी हम डालें तो इससे नैरोअर अप्रोच क्या होगी, वाइडर बनेगी। तो पहली चीज तो ये है, अगर इन सब प्रॉब्लम्स में हम जूझ रहे हैं तो ये इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। फिर अगर स्कोर 80 से 100 के बीच में, तब क्या करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स विद रियल एग्जांपल्स। तो यहाँ पर क्या है कि मिसिंग डिमांड एग्जाम्पल, जब आप डिमांड ही मिस कर जाते हो, क्वेश्चन में पूछा क्या है और हम लिख क्या रहे हैं। तो ये जब मैंने पहली बार आंसर लिखना शुरू किया था तब का ये एक आंसर है। तो उस समय कुछ इस तरह के आंसर्स मैं लिखाया करता था। विजन की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी और इतने अच्छे आंसर्स मैं नहीं लिख पाता था, और ये बात सच है, ये जो लिखी है ये वाली बात, ठीक है। तो इन इंडिया बेसिकली ये आंसर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, प्रमोट द प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। अब मैंने आंसर में क्या लिखा है, इन इंडिया मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री एंड एक्ट एज दिस। अब कोल, यूरेनियम, निकल, कॉपर, आयरन, क्या ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं? नहीं, फिर भी मैंने लिख दिए। पहली चीज, डिमांड ही मैंने गलत एड्रेस की। फिर यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप बनाया, जबकि पूछा क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, वो मैंने गलत किया। तो कई जगह मैंने गलतियां की है। यहाँ पर मैंने जो क्रिटिकल मिनरल्स होने थे उनकी जगह दूसरे मिनरल्स लिखे, फिर इंडिया और वर्ल्ड के एग्जांपल की जगह सिर्फ इंडिया लिख दिया, और उसमें भी सिर्फ नॉर्मल सिंपल वाले मिनरल्स को मैंने दिखाया है। इस तरह से हम डिमांड मिस कर जाते हैं। और फिर मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ तो किया है, मिनरल मिनरल लिखे हैं, सब कुछ लिख के आया हूँ, फिर पता चलता है क्रिटिकल मिनरल लिखने थे, उनका फिर सिग्निफिकेंस भी लिखना था कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये सब इश्यूज आते हैं जब हम डिमांड मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हम डिमांड मिस कर जाते हैं, तब इस तरह के इशू हमें देखने को मिलते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगली और किस तरह की हम मिस्टेक्स करते हैं, जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता है तब हम मिस्टेक्स करते हैं। अब ये आंसर आप देखेंगे तो इस आंसर में आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं, पूरा आंसर खाली खाली लग रहा है, कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा, इतना स्पेस इतना स्पेस, कंटेंट कम है, नॉलेज नहीं है ना। इसमें क्या दिख रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, लैक ऑफ नॉलेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस समय कंटेंट ही नहीं था, क्या लिखना है पता ही नहीं था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ ये सिंपल इस तरह का बना के मैंने छोड़ दिया था, और फिर ये कुछ लिखा। तो ये लैक ऑफ कंटेंट के कारण भी हमें मार्क्स कम मिलते हैं। फिर दूसरा, लैक ऑफ वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन कहते किस चीज को है, वैलिडेशन हम कहते हैं कि जब भी आपने कोई पॉइंट लिखा, उस पॉइंट को आप किसी चीज से सब्सटेंशिएट करो। जैसे आप ये कह रहे हो कि इंडिया में क्या है, मेडिकल कॉलेजेस जो है बहुत ही कम है। तो अब ये तो बताइए कि कितनी कम है, कितने परसेंट है, कि क्या है, कितने परसेंट टॉप कॉलेजेस में जो है। आप बताइए कि सारी जो टॉप कॉलेजेस हैं मेडिकल की, वो मेडिकल की अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो वो साउथ इंडिया में लोकेटेड है मोस्टली, है ना। मेडिकल है कि जो, वैसे एग्जैक्टली डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर भी किया था।
ग्रुप में टेलीग्राम वाले में डाला था, मेडिकल कॉलेजेस का डेटा था, तो वो ज्यादा मोस्टली क्या थी, साउथ इंडिया में लोकेटेड थी। तो इस तरह के आप परसेंटेज के साथ अगर उस चीज को वैलिडेट करोगे कि हाँ इतने परसेंट जो है साउथ में है, इतने परसेंट नॉर्थ में है, और ये टेलीग्राम में जो डालने वाला सिस्टम है, ये इसीलिए ही किया गया है ताकि आप अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करके उन्हें जेनेरिक पॉइंट से क्या बना सको, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्पेशल पॉइंट बना सको और आंसर को यूनिक बना सको। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, और सिंपल ये लिख के फिर लिख दिया इजी एक्सेस मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो जाएगी, मोर अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। ये बताया ही नहीं कि किस तरह मिल जाएगी। उसमें क्या करना था, उस पोर्टल से रिलेटेड जो उन्होंने एक स्पेसिफिक जो पार्ट उसके अंदर डाला है वो लिख के बताना था कि हाँ इजी एक्सेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा उसके अंदर पार्ट लॉन्च किया है इस डिजिटल हेल्थ के तहत कि सारा डेटा का रिपोजिटरी बन जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। वो दिखाने के बाद ही क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना ये तो कोई भी लिख देगा ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इजी एक्सेस, लास्ट माइल रीच लिख दिया, है ना, बेटर इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ लिख दिया, कुछ भी रैंडम पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन उनको सब्सटेंशिएट नहीं किया, उनको क्या नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया। अगर मैं इसमें खास प्रोविजन लिखता नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के कि भाई इसमें ये आने वाला है, ये एक ऐसा सब प्रोजेक्ट है, इसका इसके टारगेट्स इतने इतने हैं, इतना अचीव हमें करना है, सबको एक एक जो है डायरी मिलेगी, या जो भी मतलब होगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो आप जब लिखोगे तब आप क्या कर पाओगे, एक आंसर को वैलिडेट कर पाओगे। इसे कहते हैं वैलिडेशन। और वैलिडेशन ना कर पाने के कारण ही हमारे मार्क्स अक्सर कट जाते हैं और आंसर बन जाता है जेनेरिक इन नेचर। लैक ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशंस जैसे कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, चालुक्यन आर्किटेक्चर यूनिकली एपिटोमाइजेस द ग्रैंड्योर एंड हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। मैंने क्या लिखा, द्रविड़ नागर लिख के छोड़ दिया, अब पता ही नहीं था, आता ही नहीं था, तो क्या डायमेंशंस ही मैं उसमें नहीं खोल पाया। तो यहाँ कंटेंट का भी लैक है, डायमेंशंस का भी लैक है, स्ट्रक्चर का भी लैक है, प्रेजेंटेशन, मतलब सारी चीजें क्या है इसमें अच्छी नहीं है। तो ये चीजें आपके आंसर को क्या बना देती है, खराब बना देती है। फिर क्या मजबूरी में बस एक डायग्राम बना के आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमें इंप्रूव करनी चाहिए। फिर एक जो खास चीज होती है जो अक्सर अच्छे एस्पिरेंट्स भी इसे मिस कर जाते हैं, वो ये होता है कि हम सब्सटेंशिएट और एस्टेब्लिश नहीं कर पाते जो ओपनिंग स्टेटमेंट है किसी भी क्वेश्चन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक सैंपल क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे ही रैंडम बनाया है, इसको समझने के लिए है सिर्फ, द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैज ए पोटेंशियल टू रेस्ट्रिक्ट द इश्यूज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एटसेट्रा। विद रेफरेंस टू इंडिया, explain what benefits are associated with it and what are the challenges in its implementation। अब मोस्टली क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिख के क्या कर देंगे कि हाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐसा ऐसा है, चाइना ने भी लॉन्च किया है और उनका अच्छा चल रहा है, और देखिए ये हैं क्या बेनिफिट्स, सीधे हम आ जाएंगे बेनिफिट्स पे, फिर हम आ जाएंगे चैलेंजेस पे, इंट्रोडक्शन के बाद मतलब इंट्रोडक्शन, फिर बेनिफिट्स, फिर आ जाएंगे चैलेंजेस पे, और उसके बाद आ जाएंगे कंक्लूजन पे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर जाते हैं, वो क्या मिस कर जाते हैं, इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करना, इस स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश करना। ये स्टेटमेंट इसके क्वेश्चन के चार चांद लगाने के लिए नहीं दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया गया है कि आपको यहाँ क्या करना है, इस स्टेटमेंट को भी एस्टेब्लिश करना है कि हाँ ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या करता है, एक पोटेंशियल रखता है किस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन जैसे इश्यूज को ये रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इसके बारे में भी आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, या एक पैराग्राफ जैसे इतना हम लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ जितना स्पेस एक पैराग्राफ ऑक्यूपाई करता है उतने में ही आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स डाल के इस चीज को वैलिडेट करना है कि हाँ ये एक पोटेंशियल रखता है। उससे क्या होगा, आपका आंसर में कोहेरेंस आएगी कि आपने पहले इस चीज को लिखा, फिर आपने इस चीज को लिखा, और फिर आपने लास्ट में चैलेंजेस को मेंशन किया, और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। तो फिर बाद में ये 15 मार्क का क्वेश्चन होता है, हम सोचते हैं कि देखो दो ही चीज पूछी थी, एक तो बेनिफिट्स और एक चैलेंजेस, हम दो चीज लिख के खूब खुश होके आते हैं, लेकिन एक ये चीज भी थी जो कि हम भूल जाते हैं। फिर लास्ट में जब आंसर लिखने शुरू किए थे, और लास्ट में जब अभ्यास लिखा था जस्ट मेंस एग्जाम से पहले, तो ये इस तरह के कुछ मेरे आंसर्स के टेम्पलेट डेवलप हुए थे, और इस तरह के मैं आंसर्स लिख के आया करता था। जब मैंने एक्चुअल मेंस लिखा था उससे जस्ट पहले का ये
आंसर्स है, अराउंड 15 to 16 days, और मे बी यस अराउंड 16 to 18 days जस्ट पहले की बात है। तो अब इंट्रोडक्शंस में सुधार आया, काफी चीजें सुधरी, स्ट्रक्चरिंग सुधरी आंसर की। जैसे कि जो जो मिस्टेक्स मैं पहले कर रहा था, इंट्रोडक्शन एकदम नॉर्मल सा लिखता था, तो अब मैंने क्या किया, कुछ चीजें उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, आर्टिकल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं वो लिखना शुरू किया, है ना। डीपीएसपीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से चीजें लिखी। फिर एक सेग्रीगेशन किया कि यहाँ पे क्या है, एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है रीजंस करके, तो रीजंस में करप्शन इज रैम्पेंट। तो करप्शन इज रैम्पेंट, इस बात को मैंने क्या किया है, आगे एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट किया है। जैसे कि रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मतलब उस समय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो करप्शन हुआ था, जिसके कारण कि वो क्लोज हो गया था वो बैंक, उस बैंक का मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं खाली करप्शन रैम्पेंट है ये लिख के छोड़ देता तो वो जेनेरिक पॉइंट हो जाता, लेकिन मैंने उसको एक एग्जाम्पल के साथ एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। फिर क्या, स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ रेगुलेशन, जैसे नाबार्ड आरबीआई ये दोनों ही क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें किसी भी चीज को रेगुलेट करेगी तो इश्यूज आते थे। ये सारे पार्ट्स क्या हैं, फिर एज इन फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स लिखना शुरू किया, यानी पॉइंट के साथ उसको सपोर्ट में एक एग्जांपल। ये चीज आप हर जगह नोटिस करोगे, ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स हैं, और मैं ऐसा हर में इंप्लीमेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तो क्रायोस्फीयर से रिलेटेड ये था। तो इसमें मैंने क्या किया है, एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल्स किस चीज को, वैलिडेट करने के लिए कि डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो रहा है इकोसिस्टम पे। जैसे पोलर एम्प्लीफिकेशन, है ना, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रीजन, माउंट किलिमंजारो माइट डिप्लीट इन 2 decades। यूएनईपी ने क्या बोला था, ये एक रिपोर्ट दी थी। तो इन रिपोर्ट्स को मैं क्या करने लग गया, लिख के अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने लगा। धीरे धीरे ये चेंजेस आने लगे थे। फिर इस तरह से एक और मूव करते हैं आंसर की तरफ, तो जेंडर बजटिंग, जैसे कुछ खास टर्म्स का भी यूज करने लगा, है ना, जेंडर बजटिंग्स। या फिर अगर मैं लिख रहा हूँ सेपरेट फंड्स फॉर SC ST डेवलपमेंट, तो एमपीलेट्स का एग्जांपल दे दिया। फिर अगर ओल्ड एज के लिए लिख रहा हूँ तो अन्नपूर्णा और वयोश्री योजना का नाम लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। फिर लास्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच लिख रहा हूँ तो अमर्त्य सेन जी का नाम भी लिख दिया। तो इससे एक वैल्यू एडिशन होता है कि जो आप सोर्स लिख रहे हो वो सही है ना। जो आपने चीज लिखी है वो आपने क्या है, एक सोर्स के साथ मेंशन करी है, या फिर एक एग्जांपल के साथ मेंशन करी है, जैसे ऐसे। ठीक है, जैसे ये अन्नपूर्णा और वयोश्री, ये एक कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं हर एक पॉइंट के साथ लिखना। जैसे यहाँ पे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो पीएम किसान लिख दिया। अक्सर ये चीजें हमें पता होती है, बस हम लिखते नहीं है। ठीक है, मोस्ट, क्योंकि जब आपने प्रीलिम्स निकाला है, आपने सब कुछ किया है, तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें पता होंगी कि हाँ ये स्कीम ऐसी चल रही है, ये स्कीम ऐसी चल रही है। बस जरूरत किस चीज की होती है कि आपको उन्हें पॉइंट्स के साथ डालने की, उनको आपको सिर्फ याद करने की। तो इस तरह से आपके फिर आंसर्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, हाउ दीज इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड। अब मोस्टली ये सारी कमियां हैं, जो भी कमी है जो किस तरह से होती है, कमियां हर कोई बताता है कि भाई ये कमी आपके आंसर में है, पर उसे इम्प्रूव किस तरह से करना है वो इम्पोर्टेंट है। हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइंड में हमेशा एक चीज तैयार रखनी है हमें कि हम मेंस लिख रहे हैं। जब हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता है कि हमें पॉइंट्स कुछ याद करने हैं, जो कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आर्टिकल याद करना है जो भी। लेकिन जब हम मेंस के लिए खास प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमें चीजें ध्यान रखनी होती है, या फिर हम आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें खास ध्यान रखनी है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन के लिए कुछ डेटा तैयार रखिए। जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ें, कोई नया टॉपिक पढ़ें, कोई नया आर्टिकल पढ़ें, तो उसमें सोचें कि इससे क्वेश्चन बन कैसे सकता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो मैं इंट्रोडक्शन कैसा लिखूंगा, और इंट्रोडक्शन जब लिखूंगा तो उसमें ये डेटा मेंशन मैं करूंगा। तो एक हमेशा आप किसी भी टॉपिक से डेटा अपने पास तैयार रखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये डेटा मैं लिख के आऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं ये कंक्लूजन लिख के आऊंगा। हमेशा अपने माइंड में ये चीज इनहेरेंटली आप रखिए, बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में आप ये चीज रखिए, बैक ऑफ द माइंड में, कि आप जब भी टॉपिक पढ़ें तो उसको इस माइंड सेट के साथ पढ़ें कि एक डेटा उसमें से आपको पक्का पक्का निकालना है, श्योर श्योर,
और एक ऐसे कुछ गवर्नमेंट के गोल्स या फिर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी निकाल लेनी है उसमें से कि वो आप कंक्लूजन में यूज करेंगे। बॉडी तो फिर आप ऑटोमेटिकली बना ही लेंगे। फिर मल्टीपल रिवीजन करना है आपको नोट्स का और अपने कंटेंट का। उसका रीजन क्या है कि हमें अक्सर लगभग सारी चीजें पता होती है कि आंसर में क्या लिखना है, हम उसको टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और रिकॉल कर भी पाते हैं तो हम ये पता नहीं करते हैं कि इसको इसको लिखें कहाँ, इसको कहीं हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिख दिया और जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर लिख दिया है, ऐसे कुछ इश्यूज आ जाते हैं। उससे क्या होगा, जब आप मल्टीपल रिवाइज करोगे किसी भी टॉपिक को तो आपको पता चलेगा कि ये एक खास पॉइंट है, इसको मुझे पहले यूज करना है ना, और इस पॉइंट को मिस नहीं करके आना है। तो ये मल्टीपल रिवीजन से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, बैठिए, कुछ क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, है ना, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन पढ़ा, आंख बंद करी और पॉइंट्स रिकॉल करने शुरू कर दिए कि हाँ मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ, ये पॉइंट लिख सकता हूँ, ये पॉइंट लिख सकता हूँ। और ऐसा 10-15 क्वेश्चंस के साथ कीजिए। आपको थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप फील होने लगेगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हैं ऑटोमेटिक पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन उस तरह से आपका ट्रेनिंग ले रहा है। और वो ट्रेनिंग ही क्या होगी, आपको जल्दी रिकॉल करने में मदद करेगी मेंस के एग्जाम में। एक अपना टेम्पलेट एक अपना टेम्पलेट रेडी रखिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद में अगर सपोज ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है साइड में छोटा सा मैप बना दिया, आईआर का कोई क्वेश्चन है साइड में छोटा सा मैप बना दिया और कोई चीज वैलिडेट कर दी ना। फिर उसके बाद क्या है, एक हेडिंग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हाँ आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस थे उसमें एक टेम्पलेट साफ नजर आ रहा है। टेम्पलेट्स नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हेडिंग लिखी हुई है फिर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं, हेडिंग लिखी हुई है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना, और वो सेम है। देखिए यहाँ डिजाइन भी सेम है, यहाँ वो पैराग्राफ स्टार्ट है और उसके बाद पॉइंट स्टार्ट है, यहाँ एक पैराग्राफ है उसके बाद सेम इस तरह से ये लिखा है उसके बाद पॉइंट्स स्टार्ट है। आपका यहाँ एक हेडिंग दी सेम सिमिलर मैनर में, फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल है ना, फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को वैलिडेट कर रहे हो। तो इस तरह से आपका एक टेम्पलेट रेडी हो जाना चाहिए जिससे कि आप आंसर लिखेंगे। ठीक है। जब भी कोई डेटा आप पुट कर रहे हैं तो उसको टेबुलर फॉर्मेट में लिखिए। जैसे कि सपोज करिए कि आपको कोई डेटा पुट करना है कि इतने परसेंट लोग यहाँ, इतने परसेंट लोग ऐसे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप इंडिया और चाइना में क्या दिखा रहे हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, तो आप उसको सेंटेंस की जगह मत लिखिए, आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में मत लिखिए, आप उसको लिखिए जैसे इंडिया की प्रोडक्टिविटी सपोज 75% है, इसके ये है, इतना है, 80% है, 85% है, जो भी है, तो उसको टेबुलर फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। उसको डायरेक्ट विजिबिलिटी मिलती है आपके कंटेंट को। आप अपने आंसर्स में ग्राफ बनाइए। ग्राफ किस तरह से, जैसे सपोज कीजिए आप GS2 का आंसर लिख रहे हो, उसमें आपने कोई क्वेश्चन देखा कि कितने एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तो आपने देखा 2014 की लोकसभा में इतने लोगों पे थे, 2019 बेसिकली 2019 की लोकसभा में इतने केसेस, कितने क्रिमिनल केसेस थे। और एक आप उससे पहले वाली ले लीजिए, 2009 वाली ले, तो अब आपको क्या करना है, आपको डेटा तो 3 याद रखनी थी, उसके अलावा तो आपको कुछ याद नहीं करना था। तो अब एक तो आपको चीज वही लिखनी है लेकिन उसको आप ग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं, और उसको दिखाइए कि देखो इंक्रीजिंग पैटर्न में है ना। तो ये स्टेटमेंट्स में जब आप लिखते हैं तब आप उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 10 चीजें आप दिखा सकते हैं कि ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इतना इतना इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ये वो 10 तरह की चीजें आप उसमें दिखा सकते हो। फिर आईएएस ऑफिसर्स के एग्जांपल्स यूज कीजिए आप। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है और वो उसके अलावा पीडीएफ भी मैंने जिसने भी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था मैंने उनके साथ शेयर भी की है ना। तो वो सब चीजें आप यूज कीजिए। फिर डू नॉट ओवर यूज द मैप्स। Alternatively, we can say that do not use it where it is not required। जहां मैप की जरूरत नहीं, जबरदस्ती वहां बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जबरदस्ती का सा फील आता है कि यहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, फालतू बना दिया, एडिशनल कंटेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप खुद ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अक्सर जो कॉपी इवेल्युएट करता है वो पर्सन ऑब्जर्व कर पाता है, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स मैंने अलग से इसमें लिखे हैं, क्योंकि अक्सर हम इसे मिस कर जाते हैं। हमें ये चीजें पता होती है पर हम इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इंट्रोडक्शन जब आप करें तो किसी डेटा या फैक्ट या फिर किसी आर्टिकल, जैसे अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 43B कॉपरेटिव्स ये वो, उसमें हमने आर्टिकल्स को मेंशन किया था। और जब क्वेश्चन कंक्लूड कर रहे हो तो आपको डिमांड के साथ अलाइन होना है।
तो जब कंक्लूजन हम लिख रहे हैं तो आप उसमें क्या करो, कोई भी नई डिमांड मत ओपन करो, यानी कि बेसिकली सॉरी, कोई भी नई डायमेंशन आप मत ओपन करो। नई डायमेंशन ओपन करने का मतलब ये है कि आप, आपसे पूछा कुछ गया था लेकिन आपने जाते जाते कुछ और ही आप बात बोल गए। ठीक है, आपने क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, आप आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा था लेकिन आप जाते जाते कोई और ही तीसरी बात बोल के निकल गए। तो इन्विजिलेटर भी कंफ्यूज रहता है कि यार ये कहाँ से एंगल आ गया, ये तो क्वेश्चन में नहीं था। फिर वो उन क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा था, तो वो चीज क्वेश्चन में नहीं मिलती है तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपसे कुछ पूछा है कि ईरान और यूएस का रिलेशन, चलो पूछ लिया, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया, इस रिलेटेड कुछ पूछ लिया, और लास्ट में आप क्या लिखते हो कि इंडिया को अपनी हेजिमनी क्रिएट करनी, इंडिया को अपना क्या करना, क्रिएट करना चाहिए, इंडिया को अपना जो है इंडियन ओशियन में खूब क्या करना चाहिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह रहना चाहिए। अब ये कहाँ से कनेक्टेड है? ठीक है, अक्सर ऐसे कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसको उसी के रिलेटेड लिखो। ईरान और यूएस का पूछा है तो ईरान और यूएस ही आप लिखिए कि ईरान की जो बढ़ती हुई जो है न्यूक्लियर उसको था, ये सैंक्शन कर दिया था ये वो करके, बट इट इज नाउ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड दैट, ये वो करके आप उसे कंक्लूड कर सकते हो। फिर व्हेन यू ड्रॉ मैप्स डू नॉट यूज वेरी वास्ट स्पेस, इतना बड़ा पेज है इतने में आपने मैप ही बना दिया। अगर पर्टिकुलरली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको किसी चीज का, जैसे जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का आपको क्या दिखाना है, आपको अगर दिखाना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है या रबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है अक्रॉस द वर्ल्ड, तब आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पूछा कुछ और है, आपने उसमें भी बड़ा सा मैप बना दिया और उसमें भी आधा पेज यूज कर गए, तो वो गलत होता है, उसको आप अवॉइड कीजिए। छोटा सा साइड में आप इतना बड़ा एक बना के और अपना इधर इंट्रोडक्शन वगैरह लिख के और फिर पूरे कंटिन्यू कर सकते हो। while addressing the key demand do not make simply a flow chart, यानी जब आप की डिमांड को एड्रेस कर रहे हो तब आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना है। जैसे सपोज करो, कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज पर्टिकुलरली आपसे पूछी गई है कि इसके बारे में बताइए कि इसके क्या क्या रीजंस हैं, है ना, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि किसी चीज के रीजंस पूछ लिए कि बढ़ता हुआ जैसे डी डॉलराइजेशन है या कुछ भी है, इसके रीजंस बताइए। तो ये नहीं कि आपने बता दिया ऐसे ऐसे 4 पॉइंट बना दिए और ऐसे करके लिख दिया। आप उसमें जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आप उसको पर्टिकुलर एक पॉइंट लिखो, 2-3 लाइन लिख दो, और फिर उसको एक एग्जांपल के साथ सब्सटेंशिएट करो। फिर अगला 2-3 लाइन लिखा, फिर आपने एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट, फिर आपने 2-3 लाइन लिखी, फिर इससे आपके आंसर्स में डेंसिटी आती है, आपका आंसर डेंस लगता है कि हाँ कुछ कंटेंट दिया है, डिमांड को सेटिस्फाई किया है, ये काम नहीं निकाला गया है सिर्फ, आपने एग्जाम्पल भी दिया है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है 2-3 लाइन में। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें इंप्लीमेंट करनी है बेसिकली। इन्विजिलेटर को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने क्या किया है, लैक ऑफ कंटेंट के कारण फ्लो चार्ट बनाया। अगर आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है और आप ये 2-3 लाइन जो है फ्लो चार्ट्स के थ्रू दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अक्सर ऐसा मुश्किल होता है थोड़ा सा, इसीलिए ये वाला फॉर्मेट है। बट अदरवाइज इफ यू आर वेरी क्रिएटिव देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। फॉर ए गुड आंसर गुड कंटेंट इज द की। काफी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पहले दिन से ही, डे 1 से ही क्या करते हैं, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे आंसर राइटिंग। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हमें पहले कंटेंट हमारे पास रेडी रखना चाहिए कि भाई हम कुछ प्रिपेयर तो करें, हम पढ़ें तो सही उस टॉपिक को, उसके बारे में हम जाने तो सही कि आखिर ये क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 10 डायमेंशंस का यूज करना है, जैसे सोशल सिक्योरिटी की हम बात करें या इंडियन सोसाइटी की बेसिकली हम बात करें, तो इंडियन सोसाइटी में सपोज आपको 10 डायमेंशंस खोलने हैं। अगर आप विमेन की डायमेंशन खोल रहे हो, आप ट्राइबल्स की डायमेंशन खोल रहे हो, आप अगर हम बात करें वल्नरेबल सेक्शन की आप डायमेंशन खोल रहे हो, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी की डायमेंशन, तो अब आपने पढ़ा सिर्फ इतना सही है और आप इस तरह के हैवी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके पास इनका डेटा है भी कि नहीं है। आपको पता ही नहीं है परसेंटेज कितना है पीडब्ल्यूडी का, ट्राइबल्स का परसेंटेज इंडिया में कितना है, या पीवीटीजी किसे कहते हैं, तो आप इस डायमेंशन को अच्छे से नहीं कर पाओगे एड्रेस, और फिर बाद में आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग आपको नहीं आ रही है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा बहुत कंटेंट पहले प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको कोई नए टॉपिक पे आंसर राइटिंग करनी है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, पहले उस टॉपिक को आराम से पढ़ लो, आप पढ़ने के बाद उसकी आंसर राइटिंग कर लो। लेकिन अब दूसरा एंगल ये है कि काफी एस्पिरेंट्स हमेशा कंटेंट ही तैयार करते हैं, हमेशा कंटेंट, उनसे जब फोन पे बात करो
हाँ क्या कर रहे हो, हाँ मैं कंटेंट अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट। आप आंसर राइटिंग, हाँ हाँ करूंगा, थोड़ा कंटेंट अच्छा हो जाए, कंटेंट अच्छा हो जाए, ठीक है। प्रीलिम्स पास कर लिया, हाँ थोड़ा कंटेंट अच्छा हो जाए, हाँ मैं मेंस की आंसर राइटिंग कब करोगे, कंटेंट। मेंस का एग्जाम लग रहा है ना, 20 सितंबर को मेंस का एग्जाम लग रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हो, मैं तो कंटेंट कर रहा हूँ अभी, एग्जाम बाद में अगले साल दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से मतलब ये नहीं करना है। अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, एक आंसर भी नहीं लिखते हैं। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। आप ये मत सोच के बैठना कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा उसके बाद होगा या कुछ होगा। अब जो एक बड़ी जो चीज जो हम डिस्कस करने वाले थे, वो ये थी कि अगर 80 से 100 के बीच में स्कोर आ रहा है, ठीक है, 80 से 100 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है, तो किस तरह से हमें क्या क्या चीजों पे करना है। क्योंकि हमारा कंटेंट बन चुका है, हमारे पास डिमांड भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर क्यों मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो इन दिस केस देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन व्हाई स्कोर इज होवरिंग इन दिस रेंज। आप क्या कर रहे हो, या तो आप उन्हें अपने पॉइंट्स को करंट अफेयर्स के साथ सप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। ये एक इशू हो सकता है कि आपने पॉइंट लिखा, स्टैटिक पार्ट आपका बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप उसको एक क्या नहीं दे पा रहे हो, एक आप उसको करंट की डायमेंशन नहीं दे पा रहे हो। जैसे सपोज करो कि स्टेट, सेंटर स्टेट का रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा लिख दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन लिख दिए, आपने लॉज लिख दिए, लेकिन आप उसमें एग्जांपल्स नहीं डाल पा रहे हो, एक डायमेंशन नहीं दे पा रहे हो, आपके आंसर को यूनिक नहीं बना पा रहे हो कि आप कि इस रिसेंटली जो केसेस हो रहे हैं सेंटर स्टेट को लेके, उनको आप नहीं डालोगे, तो वो आंसर क्या लगेगा, ओल्ड फैशन लगेगा, पूरा प्रॉपर स्टैटिक लगेगा। तो आपको क्या करने हैं, सारे केसेस डालने हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, करंट में कहाँ कहाँ कौन कौन से इश्यूज हो रहे हैं, उन्हें आपको डालना है। जैसे आपने देखा होगा केरल के साथ जो इशू हो रहा था सेंटर का, फिर दिल्ली में जो एलजी और उनके बीच में इशू टसल चल रही थी, है ना, सीएम और एलजी का। इस तरह से वो डायरेक्ट आपको एग्जांपल्स डालने हैं। इन केस द कंटेंट इज गुड, देयर माइट बी एन इशू इन स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। अब स्ट्रक्चर कैसे सुधारना है, अक्सर ये भी एक चीज नोटिस की जाती है कि स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट जो अपियर हो रहा है या फिर जो आंसर राइटिंग कर रहा है, तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन देखा, आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, और है भी अच्छा कंटेंट, बट स्ट्रक्चर में ही नहीं है। कोई हेडिंग नहीं दे रखी, कोई आपने जो है उसके अंदर सब हेडिंग नहीं दे रखी है, डायमेंशंस को आपने सेग्रीगेट नहीं किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखते टाइम, आर्गुमेंट अगेंस्ट फेवर लिखते टाइम, सब कुछ एक रैंडम ऐसे मैनर में, हैप्पैजार्ड मैनर में लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपका भले ही कितना ही अच्छा कंटेंट हो, लेकिन उसको मार्क्स देने में थोड़ी दिक्कत होगी इन्विजिलेटर को। फिर सीक्वेंसिंग ऑफ द डिमांड्स, जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे लिखना है। हमने इस चीज का अभी एग्जांपल देख लिया है, जो अभी हमने देखा था, सेग्रीगेशन ऑफ आंसर इन हेडिंग और सब हेडिंग। हेडिंग्स आपको देनी है, सब हेडिंग्स आपको देनी है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला अभी हमने जो स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में देखा था। फिर हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द आंसर, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, आप कोई डेटा लिख रहे हो कि उसमें नहीं लिख रहे हो, या फिर आपने जो है इंट्रोडक्शन में कोई दूसरी ही चीज लिख दी है, जैसे आपसे पूछा कुछ और गया था, आपने कुछ और लिख दिया। तो अक्सर ये भी प्रॉब्लम्स आती है। फिर मेंटेनिंग ए कोहेरेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आंसर, एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, अब्रप्टली आपने कुछ और ही डायमेंशन खोल दी, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो उसको एक हेडिंग के साथ कीजिए, ताकि सामने वाले इन्विजिलेटर को पता रहे कि आप क्या लिखने वाले हो। हाउ यू आर कंक्लूडिंग द आंसर, ये भी हमने देख लिया। द टोन ऑफ योर आंसर, कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को क्या मत आप लिखिए। जैसे सपोज कीजिए अगर आपने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज में लिखिए। डायरेक्टली ये मत लिखिए कि इंडिया में ये खराब है, इंडिया में ऐसा है, ये तो बहुत ही बेकार है, कुछ नहीं करते बैठे रहते हैं, ठीक है। आपको लिखना है कि इट कैन बी इम्प्रूव, देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर, दिस कैन बी अपग्रेडेड, राइट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये टोन है, अक्सर हमारी क्या हो जाती है, अनजाने में एक्सट्रीम हो जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप हेडिंग सब हेडिंग डाल के उनको वहाँ जो है बॉक्स बना रहे हो। प्रेजेंटेशन में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आप ये नहीं है कि हर लाइन में ये अंडरलाइन किए जा रहे हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कीजिए। मैप बना रहे हो, मैप छोटा बनाइए, है ना। और कंक्लूजन लिख रहे हो, ये नहीं कि रैंडमली इधर नीचे एकदम पेज के लिख दिया कंक्लूजन, उसको भी आप प्रॉपर
यूनिफॉर्मिटी दीजिए, आप अपने पैराग्राफ्स यूनिफॉर्म रखिए, बराबर बराबर लेंथ के पैराग्राफ हों, है ना, कंक्लूजन 3 to 4 लाइंस का हो, अलग से प्रॉपर दिखे। तो इस तरह की चीजें आपको प्रेजेंटेशन में ही आती है। वोकेबुलरी और ग्रामर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट कितना ही अच्छा हो, अगर आपने वोकेबुलरी जो है बहुत ही बेसिकली जो हम कह सकते हैं ग्रामर का अच्छे से उपयोग नहीं किया है, आपने बहुत अच्छी चीजें लिखी है बट वो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, पढ़ ही नहीं पा रहा है सामने वाला, तो वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा कचरा हो जाएगा। इसको आप अवॉइड कीजिए। फिर ये सारे पॉइंट्स थे, और एक खास इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला था इसी वीडियो में, बट ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंदी हो चुका है और आप भी शायद अब मेरी आवाज सुन के काफी पक चुके हैं। तो एक जो वीडियो नेक्स्ट जो मैं बना रहा हूँ वो ये है कि मॉक टेस्ट वर्सेस मेंस में कितने मार्क्स रहते हैं और क्या फर्क पड़ता है। मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे उस समय और मेंस में कितने मार्क्स मुझे मिले थे, तो उनका एक कंपैरिजन है कि अक्सर ये हमारे दिमाग में रहता है और मेरे भी दिमाग में काफी चलता था। मैं अक्सर पूछता रहता था उन एस्पिरेंट से जिन्होंने मेंस लिखा होता था कि आपके मॉक टेस्ट से लेके उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, और क्या मार्क्स बढ़ते हैं, क्या जो चेकिंग होती है कोचिंग में वैसी ही चेकिंग यूपीएससी में होती है क्या। तो ये काफी सारी चीजें हैं, तो इसको लेके नेक्स्ट एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।